प्यारे बच्चों, आज हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन पर चर्चा करेंगे। पहले पाठ में हमने संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। द्वितीय अध्याय में हम इन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा कि दो उदाहरण दिए गए हैं। एक अफ्रीका गांव का उदाहरण है और एक पीटर, जो लड़का न्यूजीलैंड में रहता है, न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती भाग में रहता है, उसका उदाहरण दिया गया है। जहाँ अफ्रीका में पानी की समस्या है और बहुत कठिन परिश्रम करके ही वे मात्र कुछ चीज़ें ही अपने लिए उगा पाते हैं, जो कि उनके लिए साल भर के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि न्यूजीलैंड में हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, भेड़ों का बाड़ा है, विस्तृत घास के मैदान हैं और साथ ही वे नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सब्जियां उगा रहे हैं। तो हमने देखा कि दो भिन्न भिन्न स्थानों पर जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये भिन्नता क्यों आती है? इस भिन्नता के कारण होते हैं भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी का हम कितना बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। ये मुख्यतः भिन्नता के कारण होते हैं। इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का कारण वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता भी होती है। तो जैसे जैसे संसाधनों की उपलब्धता होगी, उस प्रकार की भिन्नताएं विभिन्न स्थानों में पाई जाती हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत प्रकार की विभिन्नता है। विश्व की 90% जो 90% जनसंख्या है का भूमि क्षेत्र जो में रहते हैं, वहाँ पर 30% भाग पर ही रहती हैं, जबकि 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या वाली है या बिल्कुल निर्जन क्षेत्र में पड़ा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वितरण असमान है। अब हम बात करते हैं, पहला जो हमने कहा प्राकृतिक संसाधनों के तहत भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इस कारक की अगर हम बात करें कि बहुत प्राकृतिक संसाधनों में भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। कुल धरती के भूपृष्ठ की बात करें तो लगभग 30% भाग में भूमि है और इसमें से भी बहुत थोड़े से सभी लोग हमारे आवास के योग्य नहीं हैं, इस पर हम आवास भी नहीं बना सकते हैं। जलवायु हो, भूमि के कारण हो, विश्व की जनसंख्या का वितरण इसलिए असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होती है, पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, कहीं पानी अधिक है, कहीं मरुस्थल है, कहीं सघन वन है। तो यहाँ पर अधिकतर जो विरल स्थान पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए हम करते हैं। इस चित्र में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि भूमि का प्रयोग हमने विभिन्न प्रकार से किया हुआ है। तो भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। इसी को हम भूमि उपयोग कहते हैं। अब भूमि का उपयोग जो होता है, भूमि को अगर हम देखें तो देशों का उदाहरण देखें तो कुछ देशों का उदाहरण दिया गया है, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, भारत, जहाँ पर फसल के लिए भूमि, चरागाह के लिए, वन के लिए या अन्य उपयोगों के लिए कितने प्रतिशत भूमि का इस्तेमाल ये देश करते हैं। इसको अगर हम देखेंगे, इस सूची में अगर हम देखें तो प्रत्येक देश में ये भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसी भिन्नता के कारण बहुत सारा हमारा जो परिवर्तन है, लोगों के आवास, रहन सहन आदि में परिवर्तन इसी कारण से आता है। अब अगर हम बात करें भूमि का उपयोग, जब हम भूमि का उपयोग कर रहे होते हैं तो भूमि का हम विभिन्न प्रकार से उपयोग कर रहे होते हैं। तो भूमि इसी प्रकार भूमि को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे स्वामित्व के आधार पर अगर हम कहें तो भूमि को दो प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय से संबंधित होती है। जैसे चारे के लिए, फलों के लिए, औषधि बूटियों के लिए हम सामुदायिक भूमि का इस्तेमाल करते हैं और इस भूमि को अधिकतर हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अगर हम देखें, हमारी जनसंख्या और उसकी मांग लगातार बढ़ रही है, भूमि हमारी सीमित है, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है, तो लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि का उपयोग हम व्यापक परिवर्तन, समाज के सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखते हुए करते हैं। वर्तमान में कृषि का निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि हमारी निम्नीकरण हो रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हमारे इस भूमि के अत्यधिक दोहन के कारण हो रहे हैं। इन चार चित्रों में, क्रमशः चार चित्रों में अगर हम देखेंगे तो इसमें हम भूमि का उपयोग प्रारंभ से अब तक मनुष्य ने किस किस प्रकार से किया है ये दिखाई देता है। पहले चित्र में हम जब देखते हैं तो उसमें
केवल कुछ मकान हैं और कृषि योग्य भूमि है। दूसरे उसमें देखते हैं कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, यातायात के साधन उत्कृष्ट हुए हैं। जबकि तीसरे में देखते हैं तो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं सुधरी हुई हैं, मकानों का बेतहासा वृद्धिकरण हो रहा है। और चौथे स्तर में देखते हैं तो वहाँ पर शहर बन जाता है, पूर्ण रूपेण शहरीकरण की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार भूमि का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हमें देखी जा रही हैं। तो ये भूमि के साथ बहुत सारी हमने बताया कि दिक्कतें हो रही हैं। तो भूमि का संरक्षण वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है। भूमि का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए? अब बढ़ती हुई जनसंख्या और इसकी बढ़ती हुई मांगों के कारण अगर हम देखें तो वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संपाद जो हमारा महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की इस दर को अवश्य हमें रोकना होगा। अब इस भूमि का भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करें? वनों को अधिक से अधिक रोपें, भूमि का उद्धार करें, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक लगाएं। ये कुछ सामान्य तरीके हैं जिसके माध्यम से हम भूमि संरक्षण के कुछ जो तरीके हैं, इसके माध्यम से भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। भूमि को हम जो है उसका निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं, मरुस्थलीकरण होने से रोक सकते हैं। आज जो अगर हम देखें तो इस भूमि को अगर हम बचाए रखेंगे तभी हमारे लिए भविष्य में बहुत सारे संसाधनों की उपलब्धता रहेगी और इस धरती पर हमारा जो है जीवन सरल हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में मरुस्थलीय जीवन हमें जीना पड़ेगा। जैसे हमने जो उदाहरण दिए थे अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो उदाहरण दिया था, किस प्रकार दोनों क्षेत्रों में अंतर आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर हमारे इस जीवन में आता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। भूमि में जो सबसे अधिक महत्व जो एक बहुत बड़ी हमें विविधा का सामना करना पड़ता है वो भूस्खलन है। भूस्खलन को हम जानते हैं कि सामान्य रूप से सैल, मलबे और ढाल के गिरने वाली मिट्टी का जो बहुत बड़ा क्षेत्र गिरता है उसको हम भूस्खलन कहते हैं। प्रायः भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ भी घटित होता है, या लंबे समय तक अगर बारिश हो जाए तब भी भूस्खलन होता है। कई बार नदी का प्रवाह रुक जाता है, वो नदी के टूट पड़ने से निचली घाटियों में विध्वंस आ जाता है। तो ये जो भूस्खलन है ये बहुत हमारे लिए एक प्राकृतिक आपदा का काम करता है। इससे बहुत बड़े जन हानि, धन हानि होती है। और हमारा उत्तराखंड भी भूस्खलन की अगर दृष्टि से देखें तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। वैज्ञानिक विधियों से अगर हम देखें भूस्खलन से उत्पन्न होने वाले कारक तो हमने बताया आपको, इनको कुछ प्रविधियों से हम रोक सकते हैं या कुछ प्रकार की भूस्खलन को रोकने की कुछ गतिविधियां हम कर सकते हैं। जैसे ऐसे स्थानों का मानचित्र बना लें और ऐसे स्थानों को इंगित कर लें, वहाँ पर आवास न बनाएं। वहाँ पर हम आवास न बनाएंगे तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण है भूस्खलन को रोकने के लिए प्रभावी तरीका है कि वनस्पति आवरण लगाएं। हम खूब सारी वनस्पति उगाएं, उससे भी उसका जो है भूस्खलन की दर कम होती है, भूस्खलन रुकता है। इसके अलावा सतही अफवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय हमें अपनाने चाहिए। रोग प्रतिधारी दीवार बनाते हैं और मुख्य जो हम काम कर सकते हैं वो हम वन रोपण कर सकते हैं, जिससे हम भूस्खलन को रोक सकते हैं। तो हमने जो इस पाठ में अध्ययन किया प्रथम द्वितीय अध्याय में, तो हमने प्राकृतिक संसाधन के तहत भूमि का अध्ययन किया। तो भूमि का वितरण पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से है, असमान वितरण है, इसको हमने देखा।